यूट्यूब चैनल एएन क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस। तो पिछली पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हमने क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसको हाफ ख़त्म कर लिया था। कहाँ तक ख़त्म किया था? हमने देखा था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे सोवियत यूनियन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉक थेरेपी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर पर और जल्दी से शुरू करते हैं। हम लोगों ने गोर्बाचेव के बारे में पढ़ लिया था, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पढ़ लिया था और ये भी जान लिया था कि कैसे मिखाइल गोर्बाचेव रीज़न बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। हम लोगों ने आज शुरू करना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कि डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट तो गया। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेकिन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके परिणाम क्या हुए, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। The collapse of the Second World of Soviet Union and socialist system in Eastern Europe has profound consequences of world politics. दो तो जो कोलैप्स हुआ सेकेंड वर्ल्ड का और सोवियत यूनियन का यानी यूएसएसआर का, उसने ईस्टर्न यूरोप पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे मतलब पॉलिटिकल इम्पैक्ट उस चीज़ ने डाला। लेट अस नोट हेयर 3 ब्रॉड काइंड्स ऑफ enduring changes that resulted from it। कि हम देखेंगे कि 3 ऐसे मेन क्या चेंजेस हुए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। ईच ऑफ दीज हैड नंबर ऑफ इफेक्ट्स वी कैन नॉट लिस्ट हेयर। कि इनके बहुत सारे परिणाम हुए, इतने कि हम यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकते, बुक वाले से कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट, इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कि इससे कोल्ड वॉर का एंड हुआ। जो शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर का, मतलब शीत युद्ध कोल्ड वॉर यानी कि दोनों कंट्रीज आपस में लड़ तो रह ही नहीं थे ना, यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ नहीं रहे थे, लेकिन अपनी आर्म फोर्सेस जो थे उसको ये लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे कि दिखें इकोनॉमिकली एक दूसरे को, मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आर्म्स रेस कर रहे थे। तो इसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं कि जहाँ दो कंट्रीज आपस में लड़ती नहीं है लेकिन आर्म फोर्सेस अपनी बढ़ानी चालू कर देती हैं। The ideological dispute over whether Soviet system would be beat capitalist system was not issue anymore। कि वो जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी कि कैपिटलिज्म बेटर है या सोशलिज्म बेटर है, वो अब नहीं रही। Since this dispute has engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs. The end of confrontation demanded an end to its arms race and a possible new peace। कि हुआ क्या था कि जब ये दो ब्लॉक जो थे आपस में लड़ाई करने लगे, कोल्ड वॉर करने लगे, तो मिलिट्री अलायंसेस बनने लगी, मिलिट्री अलायंस बनने लगी, न्यूक्लियर वेपन्स बनने लगे, आर्म्स रेस होने लगी, बहुत सारे मिलिट्री ब्लॉक्स बने। और जब अब ये कोल्ड वॉर एंड हो गई है तो अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक पीस मतलब शांति सी वर्ल्ड में पूरे आ जाएगी कि ये आर्म रेस के एंड होने की वजह से एक नई शांति आ जाएगी। सेकेंड सेकेंड power relations in world politics changed, and therefore the relative influence of ideas and institutions also changed. The end of the Cold War left open only two possibilities: either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or group of countries would become important players and the international system, thereby bringing a multipolar system। कि अब जबकि ये आइडियोलॉजिकल वॉर ख़त्म हो गई थी तो दो ही ऑप्शन बचते थे।
क्या क्या ऑप्शन बचते थे कि या तो भाई जो एक लौती सुपर पावर बची है, लौती सुपर पावर से यहाँ मतलब है यूएसए, जो लौती सुपर पावर बची है वो या तो पूरे वर्ल्ड को अकेले डोमिनेट करेगी और यूनिपोलर वर्ल्ड बना देगी अकेले राज करके, या फिर जो अब बाकी कंट्रीज हैं, बाकी जो इसके पोस्ट कम्युनिस्ट रिपब्लिक्स निकल कर आई हैं और जो अदर कंट्रीज हैं उनके ग्रुप बनेंगे और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स निकल कर आएंगे, इमर्जिंग कंट्रीज निकल के आएंगी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड शायद बना दे। And as it turned out, USA became sole superpower। कि इसका एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, यूएसए जो था वो एक सोल सुपर पावर बन गया, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड हमने देखा। Backed by the power and prestige of US, the capitalist economy was now dominant economic system internationally। क्योंकि यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को मानता था, इसलिए ही वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम इम्पोर्टेंट प्लेयर पावरफुल advisors to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism। कि जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने क्या करना चालू करा, कंट्रीज को लोन देना चालू करा। किस लिए, ताकि वो जो अपनी इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर सके। Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life। पहले क्या था, यूएसए को लोगों ने देख के कहीं कहीं पे क्या किया, वन पार्टी सिस्टम ले आए, वन पार्टी रूल ले आए, और मतलब लिबरल डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, लोगों के पास राइट्स नहीं थे अपना लीडर चूज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी अब पार्टीज थी नहीं, एक ही पार्टी थी, वही धीरे 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 करके उसी में से ही लीडर आते रहते थे और वही रूल करते रहते थे। पर अब लोगों ने लिबरल डेमोक्रेसी अपनानी चालू करी, मतलब या तो टू पार्टी रूल होगा, वरना मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पर चलेगा। थर्ड, the end of Soviet bloc meant the emergence of many new countries। All these countries has their own independent aspirations and choices। Some of them, especially Baltic and East European states, want to join European Union and became part of NATO, North Atlantic Treaty Organization। अब क्या हुआ, जब सोवियत ब्लॉक एंड हो गया, जो ये नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकल कर आ रही थी ना, उनकी अपनी चॉइस थी और अपनी ही एस्पिरेशंस थी। जो बाल्टिक कंट्रीज थी, बाल्टिक कंट्रीज के क्या बोला था, लिथुआनिया, इस्टोनिया और लातविया, इन लोगों ने और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। यूरोपियन यूनियन हम सबको पता है यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। तो इन लोगों ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चालू कर दिया और फिर नाटो भी ज्वाइन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। The Central Asian countries want to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also establish ties with West, the US, China and others। कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ना, इन्होंने क्या किया, अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाया, इन्होंने रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखा और यूएस, चाइना और जो कंट्रीज थी उनके साथ भी इन्होंने अपना अच्छा रिलेशन रखा। Thus, many new players emerge, each with own identity, interest, and economic and political difficulties। It is no issues that we now turn। अब क्या होता है कि जब नए प्लेयर्स इमर्ज हुए, मतलब नई नई कंट्रीज बननी चालू हुई और भी कंट्रीज सामने आ रही थी, चाइना वगैरह, तो सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बनने लगी। जैसे ये 15 कंट्रीज थी, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपना अपना इंटरेस्ट था, अपनी इकोनॉमिक चीज़ें थी मतलब, और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज भी थी। अब हम इसके बाद जानेंगे शॉक थेरेपी कि क्या क्या हुआ। शॉक थेरेपी जो कि हुई पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स में, मतलब जो 15 कंट्रीज अलग हुई थी, डिसइंटीग्रेट हुई थी यूएसएसआर से, उनमें एक चीज हुई शॉक थेरेपी। अब हम जानेंगे शॉक थेरेपी क्या है।
The collapse of communism was followed by most of these countries and was a painful process of transition from an authoritarian socialist system to democratic capitalist system. कि जो जब कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ तो ये जो कंट्रीज थी ना 15, इनका एक बहुत पेनफुल सा ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कहाँ से कहाँ में ट्रांजिशन हुआ कि एक ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम इनमें चल रहा था। जो हमने देखा कि बॉल्शेविक हमारी पार्टी थी वो इनके साथ कैसे कर रही थी, वो कैसे ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन रही थी, उससे इनका शिफ्ट हुआ एक डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम में कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी चालू करी और ये लोग डेमोक्रेटिक भी हो गए। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया and East Europe was influenced by World Bank and IMF came to be known as shock therapy। कि ये जो पूरा ट्रांजिशन था ना रशिया, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, जो कि इन्फ्लुएंस था बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इसको हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो ये एक प्रोसेस थी चेंज होने की, किससे, जो हमने पढ़ा कि एक ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज होने की प्रोसेस को हमने शॉक थेरेपी कहा। Shock therapy varied in intensity and speed among former Second World countries, but its direction and features were quite similar। कि शॉक थेरेपी की इंटेंसिटी जो और स्पीड थी वो अलग अलग तो थी कंट्रीज में, इन सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में अलग अलग तो थी, लेकिन इनके डायरेक्शन और फीचर्स सेम थे। अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, जैसे रशिया जो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग इसका सक्सेसर निकल कर आया उसमें ज़्यादा लेवल पे हुई। जो छोटी कंट्रीज थी जैसे ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनमें कम लेवल पर हुआ, पर हुआ ज़रूर। और इनके जो फीचर्स थे ना कि क्या क्या इनकी वजह से हुआ, वो भी लगभग सेम थे। Each of these each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structures involved during Soviet period। कि इनका जो था ना एक पूरा टोटल शिफ्ट हुआ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अबव ऑल इट मेंट दैट प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कि पहले जहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप थी, लेकिन अब क्या हुआ, शॉक थेरेपी की वजह से जो प्राइवेट ओनरशिप थी वो डोमिनेंट फॉर्म हो गई ओनरशिप की। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएट ब्रॉट इन। कि प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया कि जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्म्स। कलेक्टिव फार्म्स को मतलब गवर्नमेंट ऑन फार्म्स को प्राइवेट फार्म्स ने रिप्लेस किया, और कैपिटलिज्म भी मतलब एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया। द ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। कि इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिशन जो था ये बिल्कुल सोशलिज्म को ख़त्म करने के लिए हुआ, कि और कोई इनके पास चारा नहीं था कैपिटलिज्म को अपनाने के लिए। सोशलिज्म तो यहाँ पे ख़त्म हो गया और इनको कैपिटलिज्म अपनाना ही था। Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of this economy। कि अब internal changes तो आए ही, लेकिन कुछ external changes भी आए इनकी इकोनॉमी में। Development was now envisaged through more trade, and thus a sudden and complete switch to फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर एसेंशियल। कि इन्होंने फ्री ट्रेड पर फोकस करना चालू कर दिया, और ये एसेंशियल भी हो गया इनके लिए क्योंकि इन्हें डेवलप करना था जल्दी से जल्दी। द फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फ्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर to be the main engines of change. This also involved openness to foreign investment, financial opening up एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। कि जहाँ पहले ये कंट्रीज जो थी, यूएसएसआर जो था, सोवियत ब्लॉक, वो
अपना सामान अपने अंदर ही बनाया करता था, लेकिन अब इन्हें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोलनी पड़ रही है, इन्हें कंट्रीज को अलाउ करना पड़ रहा है कि ये वो यहाँ आए और ट्रेड करें। पहले तो ऐसा नहीं था ना, ये लोग पिन से लेकर कार तक सब खुद ही बना रहे थे, पर अब ऐसा नहीं रहा। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द existing trade alliance among the countries of Soviet bloc, कि जो ट्रेड अलायंस था उनका पहले वाला, उसमें भी ब्रेक डाउन हुआ, वो भी टूट गया। ईच स्टेट फ्रॉम दिस सोवियत ऑफ from this bloc was now linked directly to west and not to each other in the region। अब जो इनका लिंक था वो डायरेक्टली होने लगा वेस्ट से, ना कि आपस में। These states were thus to be gradually absorbed into western economic सिस्टम, की इन कंट्रीज ने धीरे धीरे वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को ही अपनाना चालू कर दिया। द वेस्ट कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम लीडर एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, की वेस्ट कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो थी जैसे यूएसए, उन वही इनका जो कंट्रीज निकल के सामने आई, उनका लीडर बन गया कौन? कैपिटल स्टेट यानी यूएसए। और उनने गाइड किया किस लिहाज से? थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो भी हमने किसका नाम लिया? एक हमने नाम लिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, कि इन लोगों ने इनकी इस एजेंसीज और इस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन्होंने चेंज करना चालू कर दिया। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, की शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या परिणाम हुए? द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेड in the 1990s did not lead the people into a promised utopia of mass कंजप्शन, की जो शॉक थेरेपी हुई थी 1990s में, इन्होंने लोगों को मास कंजप्शन तो करने ही नहीं दिया। जनरली इट बॉट रूइन टू इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन पीपल ऑफ इंटायर रीजन, कि शॉक थेरेपी का ना उल्टा ही नतीजा इन लोगों को देखने को मिला, कि डिजास्टर करना चालू कर दिया इनने पूरे रीजन में। कैसे? इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज complex amongst collapsed as about 90% of its industries 90% of its industries were put up for sale टू प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल। अब क्या होना चालू हो गया कि गवर्नमेंट ओन्ड सब था, लेकिन धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो 90% जो गवर्नमेंट कंपनीज थी ना, उनको प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया गया, कि जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइजेशन हो, जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइजेशन हो। इसकी वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड की सबसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी गैराज सेल लगी, जो कि जिसमें क्या हुआ? वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज जो थी वो अंडर वैल्यू करके थ्रो अवे प्राइस में, मतलब कूड़े के दाम पर बेची जा रही थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी। और इसी को ही हम बोलते हैं द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, की पूरे हिस्ट्री की सबसे बड़ी गैराज सेल लगी शॉक थेरेपी की वजह से। कहाँ लगी? रशिया में लगी, रशिया में लगी। दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन सेल्स, की लोगों को वाउचर्स दे दिए गए कि सेल में पार्टिसिपेट करो और गवर्नमेंट ओन जो है उनको खरीद लो ताकि प्राइवेट वो बन जाए। मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड मनी। लेकिन हुआ क्या? लोगों के पास तो पैसा था ही नहीं, तो इन्होंने ब्लैक मार्केट में बेचना चालू कर दिया कि जिसको चाहिए भाई हमसे ले लो, ठीक है, और हमें पैसे दे दो क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी, डिक्लाइंड ड्रामेटिकली। जो रशिया की कंट्री है, हमें पता ही है, रूबल, उसकी वैल्यू जो थी वो डाउन होनी चालू हो गई। रूबल करेंसी जो है उसकी वैल्यू डिक्लाइन होनी चालू हो गई बहुत तेज़ी से। The rate of inflation was so high that people lost all their savings। कंट्री में, रशिया में इन्फ्लेशन होना चालू हो गया, जिसकी वजह से लोगों की सारी सेविंग्स ख़त्म होने लग गई।
The collective farm disintegrated, leaving people without food security. Collective farms बंद हो गए जिस वजह से लोगों के पास खाने को नहीं बचा और रशिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ा। वो रशिया जो अभी तक सारा सामान खुद बना रहा था वो आज बाहर कंट्रीज से खाना तक इंपोर्ट करने पर मजबूर हो गया। द जीडीपी ऑफ Russia in 1919 was below what it was in 1989। की जीडीपी जो थी रशिया की वो 1989 में जितनी थी उससे भी कम चली गई 1999 में। दी ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो ऑल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। कि जो ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम था उसका भी ब्रेक डाउन हो गया और इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था रशिया के पास। The old system of social welfare was systematically destroyed। कि जो social welfare गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह दे रही थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। The withdrawal of government subsidies pushed large sections of the people into poverty। अब सरकार ने क्या किया, सब्सिडीज छीन ली, मतलब जो फ्री फैसिलिटीज़ दे रही थी उनको छीनना चालू कर दिया कि अब तुम्हें बिजली का भी पैसा देना पड़ेगा, पानी का भी देना पड़ेगा, हेल्थ का भी देना पड़ेगा, एजुकेशन का भी देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो मिडिल क्लास थे वो लोअर मिडिल क्लास हो गए। लोअर मिडिल क्लास जो थे वो बैकवर्ड उसमें आने लग गए। लोग जो थे वो पुअर्टी की तरफ जाने लग गए। ऐसा लग रहा था कि सरकार की सब्सिडी छीनने की वजह से जो पीपल हैं वो धकेल दिए गए हैं गरीबी में। द मिडिल क्लासेस वर पुश्ड to periphery of society and academic and intellectual manpower disintegrated or migrated। कि यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग और एकेडमिक मैन पावर वाले लोग बचे नहीं थे, वो माइग्रेट कर रहे थे। और जो मिडिल क्लास थे वो मैंने अभी बताया कि लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो रहे थे धीरे धीरे करके क्योंकि पैसे बचे नहीं थे। अ माफिया emerged in most of these countries, starting controlling many economic activities। की माफिया गैंग्स वगैरह भी आने लग गई। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज। की प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत दिक्कतें आने चालू हो गई। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा इसका मतलब वारिस एक तरह से निकल के सामने आया, वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। की अब यहाँ पे रिच अमीरों और गरीबों की जगहें तक बननी चालू हो गई, रीजन बनने चालू हो गए। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विद पीपल। पहले तो क्या होता था, अपॉर्चुनिटीज इक्वल होंगी, राइट इक्वल हो गए, पर अब ऐसा नहीं था, तो इनइक्वालिटी लोगों में बढ़नी चालू हो गई। द construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation। की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की डिमांड पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ दीज कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट। कि इन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो बहुत ही जल्दबाजी में लिखा गया, इंक्लूडिंग रशिया। हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट। अब इन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पावर बढ़ा दी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर। की प्रेसिडेंट्स की पावर बढ़ गई एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन, और कुछ उनमें से बहुत अथॉरिटेरियन बन गए। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years। कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने पहले तो खुद को अपॉइंट किया 10 साल के लिए, फिर जब उनका 10 साल का टेन्योर ख़त्म हुआ तो उन्होंने अपने टेन्योर को एक्सटेंड कर लिया और 10 साल के लिए। दे अलाउड नो डिसेंट और ओपोजिशन। की उन्होंने कोई ओपोजिशन भी नहीं अलाउ की कि कोई मेरे ओपोजिशन पार्टी नहीं होगी। जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज येट टू एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। की यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी नहीं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज स्पेशली रशिया स्टार्टिंग रिवाइविंग इन 2000। कि ये जो कंट्रीज थी धीरे धीरे करके 2000 में रिवाइव होनी चालू हुई।
10 years later after independence, आज़ादी के 10 साल बाद, क्योंकि 1991 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी और 2000 में कहीं जाकर ये लोग संभले, इनको 10 साल लग गए संभलने में. The reason for revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals. कि इनका जो रिवाइवल हुआ ना, कि इनकी जो इकोनॉमी डूब रही थी, डूब गई थी, उसको इन्होंने रिवाइव किया किस की वजह से? एक्सपोर्ट करके. किस चीज़ का एक्सपोर्ट करके? नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि हम जानते ही हैं कि वहाँ पे इन लोगों के पास ऑयल रिजर्व्स, नेचुरल गैसेस और मिनरल्स बहुत होते हैं. तो उसी चीज़ का इन लोगों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और रिवाइवल किया उस बेसिस पे. अज़रबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, Turkmenistan and Uzbekistan are major oil and gas producers. कि अज़रबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है ये मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स हैं, कि यहाँ पे ऑयल और गैस बहुत प्रोड्यूस होती है. Other countries have gained because of oil pipelines and cross their territories for which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted. कि इन लोगों ने क्या किया, बाकी जो कंट्रीज थी उनके वहाँ पे जो ऑयल पाइपलाइंस आ रही थी ना, टेरिटरी क्रॉस कर गए, उसका रेंट दिया और उसको बेच के पैसा कमाया और थोड़ा हिस्सा मतलब रेंट का वो देते रहे जो ओनर कंट्रीज है उनको. और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके इन्होंने इकोनॉमी रिवाइव करी और मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो स्टार्ट होने लगी वापस से. आगे देखते हैं हम और क्या है. टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. कि अब ये जो 15 कंट्रीज यहाँ से इंडिपेंडेंट हुई हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रही होंगी ना कुछ उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल टेंशंस तो आई होंगी. तो वो देखते हैं कि क्या थी. मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रॉन टू कॉन्फ्लिक्ट्स. कि ये जो थी ना, ये प्रॉन थी किसके? कॉन्फ्लिक्ट्स के. इनमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज. कि इन कंट्रीज में ना, इन ये जो 15 कंट्रीज थे इनमें सिविल वॉर थी. सिविल वॉर मतलब इंटरनली कम्युनिटीज के बीच में, इंटरनली रीजन्स के बीच में लड़ाई रहती थी यहाँ पे. कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इन इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर. कि जो आउटसाइड पावर इनमें इन्वॉल्व कर रही थी ना, वो इनकी पिक्चर को और कॉम्प्लिकेट कर रही थी और मुश्किल बना रही थी सही करने के बजाय. आगे देखते हैं. इन रशिया टू रिपब्लिक्स, चेचन्या and Dagestan have had violent successionist movement. कि चचन्या और दागिस्तान जो था ना, उसमें अलग ही इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था कि हमें आज़ादी चाहिए. मॉस्को's मेथड ऑफ डीलिंग विद चेचन रिबल्स एंड indiscriminate military bombings have led to many human rights violations, but failed to deter the aspirations of independence. कि मॉस्को ने जो था ना, मॉस्को का जो तरीका था इन चेचन रेबल से डील करने का, वो थोड़ा सा इनडिस्क्रिमिनेंट मिलिट्री बॉम्बिंग्स था. मतलब इन लोगों ने क्या किया, इनको मारना पीटना चालू करा, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ. पर इन लोगों ने इन्हें आज़ादी नहीं दी मॉस्को वालों ने. इन सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर. कि ताजिकिस्तान जो था उसमें भी सिविल वॉर, इंटरनल वॉर होनी चालू हो गई. बट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001, जो कि 10 साल तक चली, यानी 2001 तक चली. द रीजन एज अ होल हैज़ मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स. कि इस रीजन में पूरे में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे. द अजरबैजान्स प्रोविंस ऑफ Nargono and Karabakh, some local Armenians want to sedice and join Armenia. कि ये जो प्रोविंस थी, जो रीजन थे, नागोर्नो और कराबाक,
तो यहाँ के जो अर्मेनियंस थे वो भी यहाँ को छोड़कर अर्मेनिया ज्वाइन करना चाहते थे. In Georgia, the demand of independence came from two provinces, resulting in a civil war. तो जो जॉर्जिया था वहाँ पे भी दो प्रोविंस से डिमांड आनी चालू हुई इंडिपेंडेंस की, जो कि रिजल्ट हुआ जिसका रिजल्ट हुआ सिविल वॉर. देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया की अभी भी मतलब यहाँ पे मूवमेंट चल रही थी, जो कि कहाँ पर थी, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया, इन तीनों जगहों में भी ऐसी मूवमेंट्स चल रही थी. कंट्रीज एंड प्रोविंस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स की कंट्रीज और जो प्रोविंसीज हैं वो रिवर वाटर पानी को लेकर आपस में लड़ रही हैं. ऑल दीज हैज़ लेड टू इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आई, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर दी ऑर्डिनरी पीपल, जिसकी वजह से आम लोगों का, आम नागरिकों का रहना यहाँ पे दुर्बल हो रहा था. The Central Asian republics and are areas with vast hydrocarbon resources. ये Central Asian republics जो हैं उनके पास हाइड्रोकार्बन के resources बहुत थे, which have brought them economic benefit, जिसकी वजह से उन्हें economic benefits भी हुए. Central Asia has also become a zone of competition without outside power and oil companies. The region is next to Russia, China, Afghanistan, and Pakistan, and close to West Asia. After 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the government of all Central Asian states to hire their bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. कि 2001 सितंबर में इसने क्या किया ना, यूएस ने मिलिट्री बेसिस की डिमांड करने लगा. किससे? सेंट्रल एशियन स्टेट्स की गवर्नमेंट को ये पैसे देने लगा कि मेरे को यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना है, मेरे को यहाँ पे पोर्ट्स बनाने हैं, और बेसिस मांगने लगा और परमिशन मांगने लगा कि उनकी टेरिटरी के ऊपर मेरे को एयरप्लेन उड़ाने की इजाज़त मिल जाए. ये कब की बात है? जब अफगानिस्तान और इराक में लड़ाई चल रही थी. However, Russia perceives these states as its near abroad and believe that they should be under Russian influence. जबकि रशिया जो था वो ऐसा मानता था कि ये तो हमारा ही निकला हुआ हिस्सा है और इसे नियर अब्रॉड कहता था. तो वो ऐसा चाहता था कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो स्टेट्स हैं, ये रशियन इन्फ्लुएंस में रहें, कि उनके रशिया के इन्फ्लुएंस में ये रहें. चाइना हैज़ इंटरेस्ट हेयर बिकॉज ऑफ ऑयल रिसोर्स. चाइना का भी यहाँ पे इंटरेस्ट था, किस वजह से? ऑयल रिसोर्सेज की वजह से. एंड दी चाइनीज हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड. कि चाइनीज ने इन स्टेट के बॉर्डर पे आकर रहना चालू कर दिया और ट्रेड करना चालू कर दिया. In Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into two, with the Czechs and the Slovaks forming independent countries. But the most severe conflict took place in Balkan Republic of Yugoslavia after 1991. ये जो चेकोस्लोवाकिया था ना, ये दो रीजन में टूट गया आराम से, मतलब आराम से इनका स्प्लिट हो गया. पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ? बाल्कन रिपब्लिक्स में. बाल्कन मेनली कहाँ पे? यूगोस्लाविया में हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट. आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट इन सेवरल provinces like Croatia, Slovenia, and Bosnia and Herzegovina, declaring independence. Ethnic Serbs opposed these, and the massacre of non-Serbs Bosnians followed. कि जो सर्ब्स थे ना वो इनको अपोज कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, और जो नॉन सर्ब जो थे उन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया कि ये जो इंडिपेंडेंट हुए हैं यहाँ से यूगोस्लोवाकिया से अलग हो के उसको उन्होंने सपोर्ट किया.
The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. कि ये जो यहाँ पे अब क्या होता है, नाटो का इंटरवेंशन हो जाता है और जो मतलब यूगोस्लाविया में जो यहाँ पे डिस्पैरिटी चल रही थी, मतलब कि एक अलग अलग ही अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, वो उसको शांत करवाने के लिए इंटरवेंट करते हैं और जिसकी वजह से ऑल और सिविल वॉर जो थी वो बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक टॉपिक बचता है हमारा जिसमें हम देखेंगे इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज का रिलेशन, मतलब इंडिया का जो ये 15 कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई हैं उनके साथ कैसा रिलेशन था। इंडिया हैज मेंटेन्ड अ गुड रिलेशन with all post-communist countries, but the strongest relations are those between Russia and India. कि इंडिया का वैसे तो सबके साथ ही अच्छा रिलेशन है, पर सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट देखा जाए कि सबसे अच्छा किसके साथ है तो वो रशिया के साथ है। India's relations with Russia are an important aspect of Indians foreign policy. कि ये जो रिलेशन है ना इंडिया और रशिया का, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का। इंडो रशियन रिलेशंस आर embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions। कि ये जो है ना ये आज के टाइम से नहीं है, हिस्ट्री के टाइम से, क्योंकि हमारे बीच में मतलब रशिया और इंडिया के बीच में एक ट्रस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है और एक ज़्यादा बड़ा परस्पेक्शन जो है वो मैच करता है इन दोनों कंट्रीज़ का। इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन are household names in Russia and many post-Soviet countries। कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया के जैसे राज कपूर जी और अमिताभ बच्चन, वो तो वहाँ पे लोग नाम रखते हैं अपने बच्चों का, कहाँ पे, रशिया में, और बाकी भी जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ हैं, बाकी जो 14 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन। की हिंदी फिल्म सॉन्ग्स भी वहाँ पर आराम से कोई जाए तो सुन सकता है। एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी, की इंडिया वहाँ की एक पॉपुलर मेमोरी है। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। की इंडिया और रशिया दोनों ही चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर रहे। वट दे मेंट बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड order is the coexistence of several power in the international system। वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत मतलब एग्जिस्टेंस हो सेवरल पावर्स का, मतलब कि 2-4 पावर्स हो तब सही रहेगा, ना यूनिपोलर वर्ल्ड रहे ना बायपोलर वर्ल्ड रहे, मल्टीपोलर रहे। Collective security attack on any country is regarded as a threat to all countries, requires a collective response. Greater religion is negotiated settlements of international conflicts and independent foreign policy for all countries and decision making through bodies like the UN that should be strengthened, democratized and empowered। कि दोनों ही कंट्रीज ऐसा चाहती हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, मतलब कि अगर एक कंट्री पे भी अटैक माना जा रहा है तो ये पूरा एक कलेक्टिव ही अटैक थ्रेट माना जाए वर्ल्ड के ऊपर, कि अगर एक के साथ ऐसा हुआ तो बाकियों के साथ भी हो सकता है और सब उस पर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाए, मिलकर उस चीज़ पर काम करें। वो चाहता है कि लड़ाई ना हो इंटरनेशनल लेवल पे, कि वर्ल्ड में कोई वायलेंस ना हो, एक सेटलमेंट होता रहे कंट्रीज के बीच में और फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हो, डिसीजन मेकिंग हो। किस बेसिस पे? जो यूएन जैसी बॉडीज़ हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे बॉडीज़ काम कर रही हैं, उनकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग होता रहे। और ये जो बॉडीज़ हैं जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इनको और स्ट्रेंथन किया जाए, डेमोक्रेटाइज किया जाए और एम्पावर किया जाए। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia। इंडिया और रशिया के बीच में 80 से भी ज़्यादा bilateral जो है एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं एज अ पार्ट ऑफ इंडो-रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। 2001 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और रशिया का जिसे कहते हैं इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। इसी में ही 80 से ज़्यादा एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच
हुए थे। इंडिया स्टैंड इससे पहले अगर हम और इंडिया और रशिया के बारे में जाने तो कुछ तो रिलेशन रहा होगा ना इंडिया और यूएसएसआर का भी, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई चल रही थी, इंडिया एंड यूएसएसआर enjoyed a special relationship which led critics to say that India was part of Soviet camp कि इंडिया और यूएसएसआर का ना एक स्पेशल रिलेशन था आपस में, जिसकी वजह से कुछ क्रिटिक्स ऐसा भी बोल देते थे कि इंडिया तो पार्ट है सोवियत कैंप का, कि ये इन्हीं का ही मेंबर है। इट वॉज अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें मिलिट्री एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, और कल्चरल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, तो द Soviet Union assisted India's public sector companies at a time which when such assistance was difficult to get, कि सोवियत यूनियन ने इंडिया की तब हेल्प करी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ग्रो कराने में जब के समय पे ऐसी असिस्टेंस मिलना और पाना बहुत डिफिकल्ट था। It gave aid and technical assistance for steel plants like Bhilai, Bokaro, Vishakhapatnam, and machinery plants like Bharat Heavy Electricals Limited, etc. कि इन्होंने, रशिया ने हेल्प करी इंडिया की टेक्नोलॉजी देकर, ताकि इंडिया अपने स्टील प्लांट्स जो है वो स्टैब्लिश कर सके, बना सके, कहाँ पर, भिलाई में, बोकारो में, विशाखापट्टनम में। और मशीनरी प्लांट्स बनाने में भी रशिया ने इंडिया की हेल्प करी, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्लांट जो इन्होंने बनाया मशीनरी का। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब जिस समय पे इंडिया की थोड़ी करेंसी लेवल डाउन हो गया था, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर पा रहा था, तो रशिया ने अपनी करेंसी ना यूज करके इंडियन करेंसी को ही मान लिया कि कोई नहीं, हम इसी के बेसिस पे ट्रेड कर लेंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया's positions on कश्मीर इशू इन यूएन, जब यूएन में डिस्कशन हुआ इंडिया का कश्मीर के मुद्दे पर, तो सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने साथ दिया इंडिया का। It also supported India during major conflicts, especially during the war with Pakistan in 1971. जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई 1971 में, जहाँ पूरा विश्व जो था वो भारत की निंदा कर रहा था, भारत को बाइकॉट करने को कह रहा था, वहाँ यूएसएसआर ने सपोर्ट किया इंडिया का। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वे, इंडिया ने भी सपोर्ट किया सोवियत फॉरेन पॉलिसी का जब उस पर मुश्किल की घड़ी आई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। मिलिट्री एस्पेक्ट में इंडिया received most of its military hardware from the Soviet Union at a time when few countries were willing to part with military technologies. The Soviet Union entered into various agreements allowing India to jointly produce military equipments, कि इंडिया जो था अपने मिलिट्री हार्डवेयर जो था वो सोवियत यूनियन से लेता था, और कुछ तो ऐसे भी एग्रीमेंट थे जहाँ पे सोवियत यूनियन ने अलाउ किया था कि हम मिलकर मिलिट्री आर्म्स जो है वो तैयार करेंगे, इक्विपमेंट्स जो है वो तैयार करेंगे। अगर हम बात करें कल्चर की, तो हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन सोवियत यूनियन, की हिंदी फिल्म और इंडियन कल्चर जो है वो भी सोवियत यूनियन में बहुत फेमस था, बहुत पॉपुलर था। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स आर्टिस्ट्स विजिटेड यूएसएसआर, की बहुत बड़े पैमाने पे इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट्स जो थे वो यूएसएसआर को विजिट कर चुके थे, विजिट करते थे। Back to the India and Russia relation. India stands to benefit from its relation with Russia on the issues like Kashmir, energy supply, sharing information on international terrorism, कि जो रशिया है ना वो आज भी इंडिया को हेल्प करता है कश्मीर वाले मुद्दे पे।
टेररिज्म पे, ऐसी सब चीज़ों में आज भी रशिया जो है वो इंडिया की हेल्प करता है. रशिया स्टैंड्स to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. कि रशिया को भी बेनिफिट होता है इस रिलेशन का, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है आर्म्स की रशिया के लिए. कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सामान लेता है तो उस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया रशिया से सामान लेने में. द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया. की इंडियन मिलिट्री जो है वो उनके जो सामान होते हैं वो सबसे ज़्यादा रशिया से इम्पोर्ट किए जाते हैं. सिंस इंडिया इज एन oil importing nation, Russia is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during the oil crisis. कि इंडिया जो है वो ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन है, कि ऑयल हमारे पास है नहीं तो हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं. इसीलिए रशिया जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि उसने हमारी हर बार मदद की है जब जब इंडिया ने ऑयल क्राइसिस फेस करे हैं. इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया. कि जो इंडिया है ना वो सोच रहा है कि वो अपने इम्पोर्ट्स को बढ़ा दे रशिया से. एंड रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, की तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से भी जो इम्पोर्ट करता है उससे थोड़ा बढ़ाए. Cooperation with these republics includes partnership and investments in oil field. कि इंडिया जो है इनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करता है और इन्वेस्ट करता है ऑयल फील्ड में. रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी plans and assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. कि रशिया जो है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्लान्स होते हैं इंडिया के उसमें भी हेल्प करता है, और जो स्पेस वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी इंडिया की वो हेल्प करता है. जब इंडिया को क्रायोजेनिक रॉकेट की नीड थी तो रशिया ने उसकी इंडिया की उसमें हेल्प करी. रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोग्राम्स. की इन्होंने वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी आपस में कोलैबोरेट किया है, मिलकर काम किया है. और इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. चैप्टर काफ़ी बड़ा था आई नो, पर अच्छा चैप्टर है. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे. कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. और जो भी आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. और इफ़ anyone wants any personalized class, so do contact on the given email address and the contact number in the description box. Thank you for watching the video. Have a nice day.